आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट इज़ अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, engaged in training, consultancy and research to promote entrepreneurship and skill development। तो ये जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट का, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने बनाई है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जो मैंने मिनिस्ट्री का नाम बताया आपको। ये मिनिस्ट्री जो है ये इंगेज्ड है, ट्रेनिंग कराती है कंसल्टेंसी से रिलेटेड और रिसर्च कराती है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स टू अंडरटेक। जो वर्ड हमारा एंटरप्रेन्योर है एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जिसका मतलब होता है कुछ शुरू करना। तो इट इज़ एन इकोनॉमिक प्रोसेस वेयर idea is generated or an opportunity is created, refined, developed and implemented while being exposed to uncertainty to realize a profit by effective utilization of resources। ये एक ऐसा इकोनॉमिक प्रोसेस है जहाँ पर हम आइडिया को जनरेट करते हैं, फिर हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, फिर हम उस आइडिया अपॉर्चुनिटी को हम रिफाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसे डेवलप करते हैं, फिर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि लेट्स स्टार्ट अ बिज़नेस ऑफ कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे दिमाग में आइडिया आया। आइडिया के बाद हमने सोचा कि इस आइडिया को और इफ़ेक्टिवली हमें क्या क्या चाहिए होगा उसके लिए, हमने पहले उसके बाद हमने वो सोचा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे, फिर हमने वो देखा। उसके बाद एट लास्ट करते करते हमने उस आइडिया को डेवलप करा और इफ़ेक्टिवली हमने बिज़नेस सेटअप कर लिया क्लॉथ का। तो ऐसे हम एंटरप्रेन्योर हो गए, हमने अपना बिज़नेस खुद स्टार्ट करा है। तो उसके बाद हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं और अगर हमने जो रिसोर्सेज ली, जो रिसोर्सेज यूज़ हैं उस कपड़े की फैक्ट्री को चलाने के लिए, अगर हमने उन रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया उनको, तो हमारा प्रॉफिट शेयर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रॉफिट शेयर ज़्यादा होगा तो हम पे प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। इवेंचुअली जब हम पे प्रॉफिट ज़्यादा आएगा और हम प्रॉपर्ली रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो ये एंटरप्रेन्योरशिप होता है। उसके बाद अब देखो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। एंटरप्रेन्योर देखो वो होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, मतलब जिनका खुद का सेल्फ बिजनेस होता है। ये मैं लोकल लैंग्वेज में बता रही हूँ बट टेक्निकल टर्म्स में भी देखते हैं। इकोनॉमिस्ट डिफाइन एन एंटरप्रेन्योर एज समवन हु ब्रिंग्स इन रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल एंड अदर एसेट्स इनटू प्रॉफिट मेकिंग कॉम्बिनेशंस। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि रिसोर्स को, लेबर को और मटेरियल, इन सब चीज़ों को एक साथ कंबाइन करता है जिससे प्रॉफिट आ सके। मतलब वही जो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, आपने आइडिया सोचा, आपने देखा आपको क्या क्या चाहिए, उसमें लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो सब आ गया, मटेरियल क्या क्या चाहिए वो सब आ गया। अब इन सबको जोड़ के आपने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। तो ये चीज़ आपने करी ना, आप क्या हुए एंटरप्रेन्योर। नाउ साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। अब साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से एंटरप्रेन्योर एज अ पर्सन हु इज़ टिपिकली ड्रिवन बाय साइकोलॉजिकल फोर्स विच क्रिएट्स अ डिज़ायर टू ऑब्टेन और अटेन समथिंग। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी इंटरनली उनका मोटिव ये होता है कि किसी चीज़ को ऑब्टेन या किसी चीज़ को अटेन करा जाए। मतलब किसी चीज़ को हम प्राप्त, जो इंसान किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, कुछ भी चीज़ जनरेट करना चाहता है, बनाना चाहता है, साइकोलॉजिस्ट की तरफ से वो एंटरप्रेन्योर होता है। अब सोशलिस्ट भी कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। सोशलिस्ट के पर्सपेक्टिव से एंटरप्रेन्योर एज अ पर्सन इज़ द वन हुज एक्शंस वुड डिटरमाइन सोशल स्टेटस एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटल डेवलपमेंट। सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जिसके एक्शंस से डिटरमाइन होता है कि सोशल स्टेटस क्या होगा और वो जो करेंगे उससे सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट होगा। मतलब ऐसे लोग जो कि सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसा बिज़नेस सेटअप करेंगे तो उससे सोशल स्टेटस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसके इफ़ेक्ट पड़ने के बाद हमारी सोसाइटी में उससे क्या डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान है, उसने सोचा कि मैं ये कपड़े की मिल सेटअप कर लेता हूँ, ये काम होगा। अब वो सोशियोलॉजिस्ट कहेंगे अगर वो बंदा इस पर्सपेक्टिव से सोच रहा है कि ठीक है, मैं अगर कपड़े की मिल सेटअप करूँगा, लोगों तक कपड़ा जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉन्ट्रीब्यूट होगा, उसका जो GDP रेट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो बढ़ेगा, तो इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रॉफिट पहुँच रहा है, राइट। तो सोशियोलॉजिस्ट की नज़र से जो बंदा सोसाइटी के लिए सोच रहा है, सोशल स्टेटस के बारे में सोच रहा है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। मैनेजमेंट डिफाइंस एन एंटरप्रेन्योर एज अ पर्सन हु हैज़ अ विजन एंड जनरेट्स एन एक्शन प्लान टू अचीव इट। मैनेजमेंट कहता है कि एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो कि एक एक्शन प्लान बनाता है,
उस एक्शन प्लान के हिसाब से वो अपना एक विजन सेट करते हैं कि मुझे ये करना है, अब मैं ये करूँगा, अब मैं ये करूँगा, फिर उसके बाद मैं ये करूँगा और मेरा एंड गोल ये है। उस विजन के अकॉर्डिंग वो चलते हैं, तो वो मैनेजमेंट होता है। नाउ ट्रेनिंग इन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट नीड्स टू इंक्लूड सपोर्ट। जो एंटरप्रेन्योर की डेवलपमेंट होती है उसकी हमें ट्रेनिंग में कुछ कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो उसे सपोर्ट करें। फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन एंड अवेयरनेस। अगर हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है उसके बारे में नहीं बताएंगे, उसका ओरिएंटेशन नहीं देंगे, जैसे स्कूल में ओरिएंटेशन होती है ना, उसके बारे में उन्हें अवेयर नहीं करेंगे, तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा क्या होता है, राइट। उसके साथ साथ नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज़। कैसे हमारी जो दक्षताएं हैं उनका डेवलपमेंट होना ज़रूरी होता है। जब हम एंटरप्रेन्योर को कुछ बता रहे, एंटरप्रेन्योर को बता रहे हो कि आखिर एंटरप्रेन्योर मतलब किसी को बता रहे होते कि आखिर एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज अ मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज टू मीट इट। उस तरीके का इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना है या उस तरीके की नॉलेज हमें प्रोवाइड करनी है जो हमें मार्केट में रिसोर्सेज हैं उनकी पहचान दिला सके कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी है कुछ अलग करने की। थर्ड है इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर ग्रोथ एंड कम्पिटिटिवनेस, कि हमारी बिज़नेस परफॉर्मेंस जिस हिसाब की है उस हिसाब से हमें बिज़नेस ग्रो कैसे करना है, मतलब स्ट्रैटेजीज़, टेक्निक्स, किस हिसाब से बिज़नेस ग्रो करना है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं लोगों को कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, कैसे करते हैं उसे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इन चीज़ों को सपोर्ट देना ज़रूरी होता है उन लोगों को। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पहला है विजन। एवरी वेंचर स्टार्ट्स विद अ विजन। The desired direction of the business stakeholders, including your employees and investors, look to you and your vision for guidance, motivation, and decisive leadership, especially where the going gets tough. अगर हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, कोई भी वेंचर हम स्टार्ट करते हैं, तो उसका एक विजन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने जैसे कपड़े का ही बिज़नेस अगर मैंने स्टार्ट करा है तो मेरा विजन है कि XYZ विजन है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इतने साल तक इतना प्रॉफिट कमा लूँ और मेरा ये इतना पैसा मेरा कमा लिया जाए। तो ये मेरा विज़न है कि मैं 10 करोड़ कमाऊँगी 5 साल में, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये विज़न है। तो और साथ साथ मेरा ये भी विज़न है कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैटरनिटी क्लोथिंग लाइन स्टार्ट कर रही हूँ, या फिर मैं बेबीज़ के क्लोथ्स बना रही हूँ, या फिर मैं बेगर्स के लिए कपड़े बना रही हूँ। मैं ऐसी टेक्सटाइल स्टार्ट कर रही हूँ जो इन लोगों को एम कर रही है। मेरा विजन है कि मैं इन लोगों के लिए कपड़े बना रही हूँ। मेरा मेजर एम है इन लोगों का अपलिफ्टमेंट, ठीक है। और साथ साथ मेरा एम है कि मैं 5 साल में 10 करोड़ कमा लूँगी। मैं इस विजन से स्टार्ट कर रही हूँ अपना बिज़नेस। तो जब आप जिस विजन से अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो वही विजन होता है। जब जो आपके इन्वेस्टर्स आते हैं, जो आपकी ऑडियंस ख़रीदने आती है, जो बाकी लोग होते हैं, वो आपके विजन के हिसाब से आपकी बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं। तो जब आप अपने इन्वेस्टर्स के सामने अपना विजन रखोगे, अगर उन्हें अप्रोप्रिएट लगेगा कि ठीक है हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी वो इन्वेस्ट करेंगे। तो आपका विजन उस हिसाब का होना चाहिए जो कि लार्जर गोल को सपोर्ट कर रहा हो। साथ साथ नेक्स्ट है हमारा रिस्क टॉलरेंस। नो रिस्क नो रिवॉर्ड। बिज़नेस रिस्क पे चलता है। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक कमा नहीं पाओगे, लोगों की सेवा नहीं कर पाओगे। तो खुद की सेवा के लिए भी और लोगों की सेवा के लिए भी रिस्क लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इनोवेशन। न्यू फाउंडर्स नीड टू फाइंड इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक इन, मेक एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेटर और डेवलप समथिंग टोटली न्यू। आज के डेट में अगर हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमें इनोवेशन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर कलर है। अगर हमने हेयर कलर की बिज़नेस स्टार्ट करा, हेयर कलर तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स आपके पास क्यों आएंगे जब आपके पास कुछ नया नहीं होगा। बाल तो काले, ब्राउन, वाइट, ब्लैक, ग्रे, जो भी बर्गेंडी कलर सब लोग कर रहे हैं अपने अपने कलर से। आपके बिज़नेस में ऐसा क्या है कि आपका कुछ अलग से प्रोडक्ट स्टैंड आउट होकर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इनोवेशन चाहिए। सब लोगों ने वो देखा होगा शार्क टैंक इंडिया में जो बिज़नेसेस आते हैं वो इनोवेटिव बिज़नेस होते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर्स उन पर इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने देखा हो वाला एपिसोड जिसमें हेयर पैच को लेकर एक आई थी, उसका हेयर पैचेस जो थे वो बहुत ज़्यादा रेनाउंड हुआ है और इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट भी करा था उसके बिजनेसेस में। तो उसके में क्या खासियत थी कि उसने जो बाल बनाए, पहली बात तो वो नेचुरली मेड थे। चलो ठीक है, बाकी लोग भी दावा करते हैं वो नेचुरली मेड है, बट उसके टारगेटेड ऑडियंस ऐसे नहीं थी कि सिर्फ यंग लोग यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ ओल्ड लोग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। प्लस साथ ही साथ उसके जो बाल, जिस तरीके से उन्होंने विग बनाई थी, वो विग लगी नहीं रही, क्योंकि वो खुद वो बाल यूज़ करती है। बाल खुद के सर पे बाल होने के बावजूद वो यूज़ करती है। तो ऐसा नहीं है उसकी टारगेटेड ऑडियंस सिर्फ वो थी जिनके सर पे बाल नहीं है, उसके टारगेटेड ऑडियंस वो भी है जिनके सर पे बाल है, अपनी ब्यूटी इन्हांस करने के लिए। तो ऐसा कुछ इनोवेशन आपकी चीज़ में जो कि
इन्वेस्टर्स को लगे कि ये कुछ अलग चीज़ है, इसमें हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आपका जो आइडिया होना चाहिए वेंचर का या आपके बिजनेस का, वो इनोवेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। एंटरप्रेन्योर्स नीड द डिसिप्लिन टू मूव फॉरवर्ड एंड डू द वर्क। बीइंग डिसिप्लिन्ड कैन बी स्पेशली हेल्पफुल इफ़ यू आर डेवलपिंग एन एंटायरली न्यू बिजनेस कॉन्सेप्ट। डिसिप्लिन हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी चीज़, नई चीज़ शुरू कर रहे हो और ऐसी चीज़ शुरू कर रहे हो जो टोटली न्यू है, मतलब इनोवेटिव चीज़ है। अब इनोवेटिव चीज़ वही होती है जो मार्केट में होती नहीं है और आप ही स्टार्ट कर रहे हो। तो जब तक आप डिसिप्लिन्ड नहीं होगे, फोकस नहीं होगे, मेंटेन्ड नहीं होगे, वो बिज़नेस नहीं चलेगा। तो डिसिप्लिन्ड होना एक एंटरप्रेन्योर का बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। हैविंग सेल्फ रिलायंस मीन्स यू आर डेफ्ट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग टू गेट थिंग्स डन। अब बिजनेस, जो बिजनेसमैन है या जो एंटरप्रेन्योर है, जब तक वो चालाक नहीं होगा एक पैसे का 2 पैसा कैसे बनाना है, तब तक उसका बिजनेस नहीं चलेगा। तो हेयर यू नीड माइंडफुलनेस। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योगा या एनीथिंग। माइंडफुलनेस मीन्स खुले दिमाग से 1 का 4 बनाना आना चाहिए, तब आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। आप इतने दक्ष होने चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े कि कोई आए तीसरा और आपके बीच में बैठे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। आप खुद इतने केपेबल होने चाहिए कि आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो। पैसे की दिक्कत है या XYZ जो भी दिक्कत है वो आप खुद सॉल्व करोगे। तो यू हैव टू बी स्मार्ट एंड मिस्टीवियस एनफ, क्लेवर, नॉट मिस्टीवियस, इवन क्लेवर होना चाहिए व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर। क्लेवरनेस इज इंपॉर्टेंट। Next is leadership. Leadership is the ability to influence and guide better. Whether a small team or a large company, good leaders share their vision, develop well-rounded team. आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप बिज़नेस करोगे तो ऐसा तो है नहीं खुद काम करोगे, एंटरप्रेन्योर हो, अपने नीचे लेबर हायर करोगे। जब तक आपको काम कराना नहीं आएगा तब तक आप, जब आपको खुद काम करने नहीं, तब तक आप काम नहीं करा सकते। पहली बात, खुद काम करना आना चाहिए। दूसरी बात ये कि खुद काम करना और लोगों को हायर करने से बिज़नेस नहीं चलता है। पहले आपको आना चाहिए कि उन लोगों को काम कराना कैसे है। अपना विजन समझाओ, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, उन लोगों को मेंटेन करके रखो, उन लोगों को समझाओ उन्हें कैसे काम करना है। बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस इंसान में लीडरशिप क्वालिटी होगी वही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकेगा। नेक्स्ट इज़ क्यूरियोसिटी। एन एंटरप्रेन्योर्स क्यूरियोसिटी अलाउज them to continuously learn and discover new opportunities. आज मैंने कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट करा। मैंने मैटरनिटी क्लोथिंग लाइन और मैंने किड्स के कपड़े और बेगर्स के लिए, मतलब ये जो रोड साइड लोग होते हैं उनके लिए मेरा एम है कि मैं उनके लिए उस हिसाब के कपड़े बनाऊंगी। बट नाउ मैं कुछ बहुत साल निकल गए, 10 साल हो गए मुझे यही काम करते 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 करते। अब मैं 10 साल तक तो यही काम नहीं करूँगी। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप अपना बिज़नेस को एक्सपैंड करते हो, 10 चीज़ें और इनोवेटिव चीज़ें लाते हो। फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो बिज़नेस है वो सिर्फ इंडिया तक, सिर्फ मानो दिल्ली तक है। दिल्ली के बाद मैं इसको रीजनल से हटा के पैन इंडिया करूँगी बिज़नेस को। पैन इंडिया जब मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद मैं अपने एक्सपोर्ट बढ़ाऊँगी। ठीक है, एक्सपोर्ट भरेगा तो उससे आपका क्या होगा, जो बिज़नेस है वो ग्रो होगा, पैसा आएगा आपके पास, आपका बिज़नेस एक्सपैंड होगा। विद दैट आप मैटरनिटी लाइन ये भी कर रहे हो तो आप और टारगेटेड ऑडियंस है आपकी, आप उन लोगों के लिए भी कपड़े बनाओगे। फॉर एग्जांपल जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनके लिए कपड़े बनाओगे। मतलब आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस भी बढ़ाओगे, अपनी क्लोथिंग लाइन में और क्लोथिंग लाइन्स को इंक्लूड करोगे और 3-4 मर्च बनाओगे अलग अलग तरीके के। फॉर एग्जांपल अगर कोई है आज वो कप बना रहा है, जैसे आप नॉर्मली देखो, अगर आप किसी क्या बोलते हैं नॉर्मल स्टेशनरी वाले पे भी चले जाओ तो वो आज की डेट पे फ़ोटोकॉपी भी कर रहा होता है, या फ़ोटोकॉपी वाले के पास चले जाओ तो वो स्टेशनरी का सामान भी रख रहा होता है, 3 पेन पेंसिल नोटबुक ये सब रख रहा होता है। तो वो अपने साथ साथ 4-5 चीज़ें और बेच रहा है। ठीक है, फ़ोन रिचार्ज कराने के पास जाओ तो वो सब्सक्रिप्शन वगैरह भी दे रहे होते हैं, सिम भी दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं उनका काम सिर्फ फ़ोन रिचार्ज करना ही रह गया है। इनफैक्ट जो मेडिसिन वाले हैं, फार्मेसी वाले हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवाइयाँ ही बेच रहे हैं, वो सारे जो सैनिटेशन प्रोडक्ट्स सारे होते हैं वो सब कुछ इंक्लूड करके बेचते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो इसीलिए ऐसे अपना बिजनेस एक्सपैंड किया जाता है, उसके हिसाब से यू गेट प्रॉफिट। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट है, जब तक आप में क्यूरियोसिटी नहीं होगी ना कि इसके आगे मुझे और भी कुछ ऐड करना है या मुझे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, तब तक आपकी जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, मतलब रुकी रह जाएगी। नेक्स्ट है पैशन। Many entrepreneurs start their own businesses from a passion, where that's a profitable hobby, a unique idea or a drive to make change. Passion drives entrepreneur. Passion होना चाहिए किसी काम के प्रति। बहुत लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि मेरा ये विजन है, मैं इन लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस जो है इन लोगों के लिए कॉन्ट्रीब्यूटिव है। कई लोगों का ये पैशन होता है, कई लोगों का ये पैशन होता है कि मैं करोड़ों कमाऊँगा ये बिज़नेस करके। कई लोगों का ये होता है कि मैं सोसाइटी में चेंज लाना चाहता हूँ ये बिज़नेस करके। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग विजन होते हैं। जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा तब तक आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। पैशन होना, विजन होना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट लास्ट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लीडर्स। कीपिंग योर टीम मोटिवेटेड टू ब्रिंग योर ड्रीम टू लाइफ एंड कैन बी इवन मोर चैलेंजिंग।
एज आई सेड, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, खुद का भी मोटिवेटेड रहना, साथ साथ आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनको भी मोटिवेटेड रखना इंपॉर्टेंट होता है। डाउनफॉल्स भी आते हैं बिजनेस में, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, बट ऐसा नहीं है लॉस के टाइम पे बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो जाओ। खुद डीमोटिवेट हो गए तो जो आपके साथ काम कर रहे हैं 10 लोग वो भी डीमोटिवेट होंगे। तो डीमोटिवेशन हमेशा डाउनफॉल ही होता है। डीमोटिवेशन के बाद या डाउनफॉल में डीमोटिवेशन होता है तो फिर आपको उभरने में टाइम लग जाता है, बिजनेस आपका सफ़र करता है उस चीज़ में। तो इसलिए मोटिवेटेड रहना ऑल द टाइम इंपॉर्टेंट है। स्टे पॉजिटिव। नाउ देर आर 5 टिप्स फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। पहला है अंडरस्टैंड योर टारगेट मार्केट। एज आई सेड कि जो आप बिजनेस कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। आप बच्चों के लिए कुछ बना रहे हो, आप बड़ों के लिए बना रहे हो, या आपकी टारगेटेड ऑडियंस है कौन। जैसे पीडियाश्योर है, पीडियाश्योर की टारगेटेड ऑडियंस कौन है? किड्स। अब एनश्योर भी आ गया है, उसकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है? 50s 40s वाले लोग, ठीक है। और फिर उनसे भी बड़े बड़े उम्र के जो लोग आ रहे हैं उनके लिए। नाउ वुमेंस के लिए भी चीज़ें आ गई हैं, पीडियाश्योर और ये सारी जो ये वाली कंपनीज़ होती हैं जो ये पैकेट मिल्क्स और ये सब चीज़ें बनाती हैं, उनकी टारगेटेड ऑडियंस बढ़ती जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है। जॉनसन्स बेबी की टारगेटेड ऑडियंस कौन है? बेबीज़। अब जॉनसन्स बेबी ने अपनी टारगेटेड ऑडियंस किसको बना लिया? मदर्स को भी बना लिया है। तो मदर्स एंड बेबीज़ बोथ आर। नहीं तो बहुत टाइम पहले सिर्फ बच्चों के लिए होता था जॉनसन्स बेबी, आज के टाइम में जो मदर्स है उनके लिए भी है जॉनसन्स बेबी। नेक्स्ट है डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ब्रांड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका जो भी आप डेवलप कर रहे हो। बिल्ड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। कस्टमर्स के साथ तो रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक अच्छा बिजनेस आपका रिलेशनशिप जो होगा वो कस्टमर के साथ अच्छा नहीं होगा, कमाओगे कैसे? आपकी बिज़नेस की जो मार्केटिंग है वो कस्टमर्स ही करते हैं। सबसे बड़ा मार्केटिंग का सोर्स कस्टमर्स होते हैं। एडवर्टीजमेंट ही कस्टमर्स होते हैं जो आपका काम को एडवर्टाइज़ करेंगे। आज आपके अच्छे रिश्ते हैं उनके साथ, आज आप अच्छा काम कर रहे हो, कल वो 4 लोगों को जाके और बताएंगे। तो कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ हमेशा गुड रिलेशंस होने चाहिए। नेक्स्ट है मेक अ बजट एंड स्टिक टू इट। बजट बनाओ कि अगर मुझे 4 महीने के अंदर अंदर ये करना है तो मेरा 20 लाख का बजट है। ये आपका 20 लाख का बजट है जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी इनपुट कॉस्ट है। इनपुट कॉस्ट के बाद आपको ये देखना है कि आपकी आउटपुट कॉस्ट कितनी आएगी, उस हिसाब से चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 15 लाख लगा दी उसमें से आपकी सिर्फ आउटपुट कॉस्ट जो है वो 5 लाख ही आ रही है, इसमें तो आप 15 लाख के डेफिसिट में चले गए। तो उस हिसाब से अपना बजट बनाना इज़ इंपॉर्टेंट। लास्ट है सेट गोल्स। जैसा कि मैंने बताया कि गोल्स का सेट होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ बिजनेस में भी, पहले हम ये अचीव करेंगे, फिर हम ये अचीव करेंगे, देन लुक फॉर अ लार्जर गोल। नेक्स्ट टॉपिक है रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। पहले ये देखो कि आज के डेट में ऐसी क्या चीज़ है जो मार्केट में डिमांड में है, ये अपॉर्चुनिटी होगी। एंटरप्रेन्योर वही चीज़ देखता है जो डिमांड में हो मार्केट में। देखो आप इनोवेटिव चीज़ सोचोगे पर बिल्कुल ऐसी हट की चीज़ नहीं सोचोगे जो जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक लोग आएंगे नहीं, चाहे कितना ही इनोवेटिव आइडिया क्यों ना हो। जो चीज़ डिमांड में उसी में इनोवेशन ढूंढना है कि आप उसमें क्या अलग कर सकते हो कि बाकी सब चीज़ों को छोड़ के लोग आपके पास आएँ, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक एरिया है, एक एरिया में बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं, वो पूरा एरिया डोमिनेटेड है फूड स्टॉल से, बट वाई पीपल कम टू अ प्लेस। एक जगह पे ही क्यों आते हैं लोग? उन सब जगहों में ऐसी जगह हर जगह होता है कि एक जगह ऐसी होती है, एक रेस्टोरेंट ऐसा होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगी होती है उस पूरे एरिया में, जबकि बहुत सारे खाने के स्टॉल्स हैं। क्यों? खाने का स्टॉल तो वो भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, बट उनके पास ऐसा क्या अलग है? तो अगर वो उन्होंने देखा कि खाना जो है ये स्ट्रीट फूड जो है बहुत डिमांड में है तो वो उसी चीज़ में आए, पहली चीज़। दूसरा उन्होंने इनोवेशन डाली। अब उन्होंने क्या इनोवेशन डाली वो तो वो ही जानते होंगे, उनके ऑफर्स होंगे, उनकी बाकी चीज़ें होंगी, उनके खाने का टेस्ट होगा, वो उनकी इनोवेशन है। उनकी इनोवेशन के हिसाब से उन्होंने अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करा, तभी लोग जो बाकी 10 फूड स्टॉल्स है उसको छोड़ के उनके पास आए हैं। तो इसलिए पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी अच्छी कहाँ पे है और उसे कैसे अचीव करना है। नेक्स्ट है टर्निंग आइडियाज़ इनटू एक्शंस। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंट करने से भी होता है। मैं अगर आज ये सोच रही हूँ कि ठीक है कल से मैं ये करूँगी तो ऐसा होगा, पर जब तक कल से मैं ये करूँगी ही नहीं तब तक वो कल से होगा कैसे? तो पहले अगर सोच रहे हो तो उसे एक्शन में लेके आओ। नेक्स्ट है फीजिबिलिटी स्टडी। मार्केट की स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर एक एरिया में फॉर एग्जांपल हर जगह नहीं होती जहाँ पे खाना बहुत फेमस होता है। आप लोग कुछ ऐसे एरिया में चल रहे हो जहाँ पे लोगों को ज़्यादातर खाना पसंद नहीं है, कहीं पे खाना बहुत, कहीं पे ऐसी जगह होती है जहाँ पे नॉनवेज फूड बहुत फेमस होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे आप जामा मस्जिद में चले जाओ, जामा मस्जिद में नॉनवेज फूड बहुत फेमस है। अब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वेज बिकेगा नहीं, पर डिमांड में क्या है? नॉनवेज फूड। तो प्रॉफिट किस में होगा आपको? नॉनवेज फूड में। और वो भी तब होगा जब आप कुछ ऐसी चीज़ इनोवेटिव करोगे जो लोगों को लगेगा कि भाई ये तो बाकियों से अलग है, तब शायद लोग ब्रांड के नाम छोड़ के भी आपके पास आ जाए खाना खाने के लिए। तो मार्केट की स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जाके अगर आपने नॉर्मल जूस की दुकान खोली कोई नहीं आएगा पीने के लिए।
तो इसलिए मार्केट की स्टडी होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के लोग चाहते क्या हैं, मतलब यहाँ पे किस चीज़ की कमी है जिसमें लोगों को चाहिए वो चीज़ कि ये होनी चाहिए। मार्केट को स्टडी करो और देखो कि वहाँ पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रिसोर्सिंग, मनी, रॉ मटेरियल, मशीन। मनी पैसा तो लगता ही है देखो बिज़नेस में, रॉ मटेरियल भी लगता है बिज़नेस में और मशीनरी भी लगती है बिज़नेस। मैनुअल लेबर तो आज के डेट में देखो कम होती जा रही है, ऑटोमेशन आता जा रहा है, तो उसके हिसाब से मशीन वर्क आता जा रहा है। जब मशीन वर्क आता है और ऑटोमेशन होता है तो उसके हिसाब से जो आपकी प्रोडक्टिविटी रेट है वो बढ़ती है। मैनुअल लेबर से प्रोडक्टिविटी रेट कम होती है, पर बहुत कम ऐसे होते हैं जिसमें मैनुअल लेबर ही आज की डेट में चलती है, आज भी चलती है। तो जिसमें मैनुअल लेबर चलती है उसमें मैनुअल लेबर चलती है, बट जब हम मशीन्स का यूज़ करने लग जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी रेट चीज़ों में बढ़ती है। नाउ नेक्स्ट है सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का सेटअप होना ज़रूरी है। किसे नाम से एंटरप्राइज रख रहे हो, बिज़नेस क्या स्टार्ट करा है, दैट इज़ इट। मैनेजिंग द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज बना तो लिया, उसे मैनेज भी तो करना है, तो मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हमें एंटरप्रेन्योरशिप के टाइम पे हमारे क्या बैरियर्स आते हैं। पहला, अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट। आसपास के लोग हैं, आसपास के आपका ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि आपके बिज़नेस को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, ये बैरियर हो सकता है। घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, भाई खाने का स्टॉल क्यों लगाया, ये कोई काम है, हमारे घर का बच्चा करेगा ये काम, ऐसा भी है। लोग भी कह सकते हैं ये क्या चीज़ है जो आपने लगाई है। कार वॉशिंग की, जैसे आपने बिज़नेस खोल दिया कि कार वॉशिंग का बिज़नेस है ये, अब लोग बोलेंगे आप ये काम करोगे क्या, कार वॉशिंग का बिज़नेस, इसमें तो कोई भी नहीं आएगा। तो ये बैरियर्स होते हैं कुछ जो आ सकते हैं बिज़नेस करते हुए। नेक्स्ट है मार्केट एंट्री रेगुलेशन। बहुत सारी रेगुलेशंस होती है बिज़नेस लाने के लिए, मार्केट में बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, उसके हिसाब से आपको बिज़नेस लाना पड़ता है। गवर्नमेंट के हिसाब से आपको अपनी पॉलिसी मॉड्यूलेशन करनी पड़ती है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इतना पैसा इसमें जाएगा, इतना उसमें लगेगा। तो वो रेगुलेशंस भी बैरियर्स की तरह एक्ट कर सकती हैं। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पैसे की कमी भी हो सकती है। सोचा है कि 50 लाख का बिज़नेस सेटअप करेंगे, पर बिज़नेस का तो सेटअप कॉस्ट ही जा रही है 90 लाख, फिर 40 लाख कहाँ से आएंगे, तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो सकती है। स्किल्ड वर्कफोर्स चैलेंज, देखो इंडिया में लिटरेसी रेट धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, बट आज के डेट में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो लेबर है वो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। और एजुकेटेड होने का मतलब, ना होने का मतलब भी इट्स ओके, स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन की तो बात ही नहीं है, स्किल्ड पर कई काम ऐसे होते हैं जिसमें एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, वर्कफोर्स एजुकेटेड होनी चाहिए। कई काम ऐसे होता है जिसमें कारीगर चाहिए होते हैं जो कि स्किल्ड होती है, जो कि स्किल्ड वर्कफोर्स होती है। तो स्किल्ड वर्कफोर्स, जैसे आपका काम कपड़े का ही काम बता रही हूँ, उसमें कढ़ाई बुनाई करनी है। अब कोई पढ़ा लिखा इंसान तो आके कढ़ाई बुनाई नहीं कर देगा, उसको तो पढ़ना लिखना आता है, कढ़ाई बुनाई करना थोड़ी ना आता है। इसके लिए आपको स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कढ़ाई बुनाई के लोग ही ना मिले, स्किल्ड वर्कफोर्स ही ना उस एरिया में, आपको दूसरे स्टेट से लानी पड़े वो जो लोग होंगे। तो ये एक चैलेंज हो सकता है कि आपको आसपास स्किल्ड लेबर ना मिले, दूर मिले या ना ही मिले जो काम आप सेटअप कर रहे हो। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट एंड ट्रेनिंग, अगर आपको ये नहीं पता कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होती है या आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है, नॉट ट्रेनिंग इन द सेंस नॉट लाइक कि बैठ के पढ़ो उस बारे में, मतलब एक्सपीरियंस नहीं लिया है किसी के अंडर, या फिर आपने नहीं सीखा है कि क्या कैसे करना है, तो ये एक चैलेंज की तरह आ सकता है। अगला है रिस्क एवर्जन, एवर्जन का भी रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटीट्यूड्स एंड एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज। डिसीसिवनेस का के बाद हमारा आता है नो योर सेल्फ, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, एनालाइज द अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब डिसिसिवनेस में आता है कि पहले खुद को जानो, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ को जानो, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करो कि क्या है डिमांड सप्लाई, देन उसके बाद प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालो। उसके बाद है इनिशिएटिव में पहले पहल करो, उसके बाद रियलाइज दैट यू कैन टेक द एक्शन, मतलब द एबिलिटी टू टेक प्रोएक्टिव एंड सेल्फ मोटिवेटेड एक्शंस टू अचीव योर गोल विदाउट द एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस। ये एबिलिटी होनी चाहिए आप में कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो और आपको पता हो कि आपको खुद डिसीजंस क्या लेने क्या नहीं लेने, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई तीसरा आके आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है। उसके बाद आप खुद पे विश्वास करो, बिलीव दैट यू कैन टेक द एक्शन, और फिर टेक द एक्शन। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स में लिसन, उसके बाद पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट। खुद की इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। इसमें आपको पहले सुनना है अच्छे से, सामने वाला जो कह रहा है, या खुद की भी सुनो। उसके बाद आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसे पॉजिटिव रखो, खुद भी पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो चीज़ों के टूवर्ड्स को, अगर कोई दिक्कत भी आ रही है उसके टूवर्ड्स भी, या फिर अगर कोई डाउनफॉल भी आया तो उसके बाद आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, ये इंटरपर्सनल स्किल के अंदर आएगा। उसके बाद आएगा प्रिजर्वेंस, दृढ़ता, नॉट गिविंग अप, वर्किंग हार्ड, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। गिव अप नहीं करना है, मेहनत करनी है और अपनी गलतियों से सीखना है।
ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में आएगा टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, एफिशिएंसी, मैनेजिंग क्वालिटी। टाइम मैनेज करके चलना है, अपना एजेंडा सेट करना है कि हमें ये करना है, एकदम अच्छे से लगन के साथ एफिशिएंटली काम करना है और अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलना है। नाउ अगला टॉपिक है हमारा स्टार्टअप्स। A startup is a company that is in the first stage of its operation. A startup and a traditional business venture are different, mostly notably for the way they think about growth. A startup is often financed by the founders until the business gets off the ground and it gets outside finance or investment. एक स्टार्टअप एक कंपनी होती है जो कि किसी चीज़ के आगे बढ़ने से पहले शुरू के स्टेज में होती है। अभी हमने ये स्टार्टअप करा है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कपड़े का ही स्टार्टअप करा है, ठीक है। अभी आपने स्टार्टअप करा है, पूरा बिजनेस ग्रो नहीं कर लिया, स्टार्टअप शुरू का पहला स्टेज है हमारा स्टार्टअप। छोटी प्रोडक्शन यूनिट होगी, छोटा काम होगा अभी स्टार्टअप का। तो ट्रेडिशनल बिजनेस वेंचर से क्या अलग होता है, स्टार्टअप में क्या होता है, ये फाइनेंस्ड होता है, फाउंडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको बाहर से फाइनेंस मिलता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट मिलती है। स्टार्टअप्स कैन बी स्टार्टेड विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम छोटे स्केल पे कर रहे हैं। बिजनेस तो एकदम बड़ी चीज़ हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी चीज़ हो गई। स्टार्टअप होता है छोटे लेवल पे, छोटी प्रोडक्टिविटी के साथ, छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ। स्टार्टअप सीक्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंटली देन मोर स्मॉल बिजनेसेस। स्टार्टअप चाहता है कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो वो स्मॉल बिजनेसेस की तरह हो, मतलब छोटी इन्वेस्टमेंट हो, छोटे बिजनेस की तरह हो। बट एक स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि उसको हम स्मॉल बिजनेस बोलेंगे, स्मॉल बिजनेस तो अलग चीज़ हो गई, स्टार्टअप एक अलग चीज़। बड़े बिजनेस की एक छोटी सी शुरुआत को हम स्टार्टअप कह सकते हैं। स्टार्टअप केम अप विद एन इनोवेटिव आइडिया। आपको जो भी इनोवेटिव आइडिया आएगा उससे आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो कि मैंने ये स्टार्टअप करा है कि ऐसे ऐसे मैं इन लोगों के लिए काम करूँगा और मेरी ये प्रोडक्शन होगी, इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट होगी। स्टार्टअप इंडिया अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टार्टअप इंडिया एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करा है कि गवर्नमेंट भी एड प्रोवाइड करेगी और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टअप इंडिया वही है, इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट ढूंढ के लाएगी उनके लिए। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ केम अप विद वेरियस स्कीम्स टू हेल्प स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स गेन कैपिटल। सम ऑफ दीज आर, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, मतलब योजनाएं निकाली कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब छोटे उद्योगपति हैं, उनके लिए जो बिज़नेस है उसको जब वो स्टार्टअप करना चाहेंगे तो कैसे उनकी योजना बनाई है, कैसे उन्हें फाइनेंस वगैरह मिलेगा। पहली है गवर्नमेंट मुद्रा योजना, दूसरी है क्रेडिट गारंटी स्कीम, तीसरी है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इसीलिए है क्योंकि अगर हमारा गोल हमने बनाया है, जब तक हम उसे प्लान आउट नहीं करेंगे कि कैसे क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, क्यों करना है, तब तक वो रियलिटी में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, तब तक वो एक इच्छा ही रह जाएगी, राइट। तो व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ बेटर एंटरप्रेन्योर। पहला है डिसिसिवनेस, एबिलिटी टू मेक क्विक एंड पॉजिटिव प्रॉफिटेबल डिसीजंस। डिसिसिवनेस होनी चाहिए अपने डिसीजन खुद लेने की, कि कैसे आप इंस्टेंटली क्विक डिसीजंस ले सकते हो जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। फिर है ऑर्गेनाइजेशन स्किल, जो मैंने बताया था कि एबिलिटी टू मेक द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल। संगठनात्मक स्किल होती है, इसे कहते हैं हम, जिसमें इंसान के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा यूज़ कर सके समय का, एनर्जी का, रिसोर्सेज का, ताकि वो अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करे। फिर है प्रिजर्वेंस, दृढ़ता, एबिलिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इवन व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट। लॉस होने के बाद भी आप उस बिज़नेस को कंटिन्यू रख रहे हो क्योंकि आप में वो प्रिजर्वेंस है कि अगर आज मुश्किल समय आया तो कल अच्छा समय भी आएगा, तो ये प्रिजर्वेंस इंपॉर्टेंट है। इंटरपर्सनल स्किल्स, एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स, ये एबिलिटी होनी चाहिए आप में कि आप दूसरों के साथ काम कर सको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले बिजनेस हो जाता है, कंबाइंड वेंचर होता है जिसमें बहुत लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके साथ आपकी लेबर होती है, बहुत लोग होते हैं। टेकिंग इनिशिएटिव्स, एबिलिटी टू टेक चार्ज एंड एक्ट इन अ सिचुएशन बिफोर अदर्स। खुद का इनिशिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि पहले ये करेगा फिर मैं करूँगा। टेक द इनिशिएटिव एंड डू इट योर सेल्फ। तो ये सब चीज़ें थी जिसमें हमें पता चला कि एटीट्यूड क्या है एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए एंड व्हाट इट टेक्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। दैट्स ऑल अबाउट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विच इज़ इम्पॉर्टेंट, कि कैसे आपको पता चले कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, और एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी है अगर उसे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। स्टार्टअप इंडिया क्या होता है, बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप क्या होता है, हाउ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर स्किल।